सबको मौका देती है किस्मत, लेकिन मेहनत सबको चौंका देती है। लेकिन मेहनत सबको चौंका देती है, इसलिए मेहनत करते रहो, कामयाबी जरूर मिलेगी। तो जय हिंद दोस्तों, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय सर क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम एसएससी एमटीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जो आपके लिए बहुत ही कामगार साबित होंगे आपकी परीक्षा में। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ध्यान से देखेंगे। जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे आगे, वो मैं आपके लिए लाया हूं और यहाँ से 100% आएंगे ही आएंगे। पहला क्वेश्चन, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? तो नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति का क्या फॉर्म हो गया? तो एन से हो जाएगा नेशनल, आई से हो जाएगा इंस्टीट्यूशन, टी से हो जाएगा ट्रांसफॉर्मिंग, आई से हो जाएगा इंडिया। क्लियर हो गया आपको? यहाँ से और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, तो वो ध्यान दें आप। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो नीति आयोग का जो गठन हुआ था वो 1 जनवरी 2015 का हो गया था। अब नीति आयोग जो है कई बार परीक्षा में आया हुआ है और आपके में आएगा, ध्यान से सुनना। नीति आयोग जो है योजना आयोग की जगह आया है। तो आप ध्यान रखेंगे, 12वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई और उसकी जगह क्या आ गया? उसकी जगह नीति आयोग आ गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना के समय भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। आपको याद रखना है। तो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। आप याद रखना, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो नीति आयोग का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। और भी आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूं, नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री जी होते हैं, जो आपको याद रखना है। तो अभी वर्तमान में 14वें नंबर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ये परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वतंत्रता के बाद अभी तक कितने प्रधानमंत्री बन चुके हैं? तो 14। अब हम थोड़ा सा और जानेंगे नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी, आपको अच्छे से पता है। और ये किसकी जगह पर आया है? योजना आयोग की जगह पर आया है। नीति आयोग कैसी संस्था है, निकाय है? तो नीति आयोग जो है गैर संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष जो थे अरविंद पानगढ़िया थे। अरविंद पानगढ़िया नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन थे? तो सिंधु श्री खुल्लर जी कौन थे? नीति आयोग के प्रथम सीईओ। तो आप वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखते रहें, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं बता रहा हूँ, तो बिल्कुल स्किप ना करना, ध्यान से पूरी वीडियो को आप देखना। आगे बढ़ते हैं, जहां से अब तो बारिश होगी प्रश्नों की, ध्यान देना। नीति आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? प्रधानमंत्री। नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? अभी हाल ही में एक परीक्षा में पूछा गया है, आप याद रखना। तो नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वो कौन है? सुमन कुमार बेरी। तो सुमन कुमार बेरी कौन है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। क्लियर हो गया होगा आपको। नीति आयोग के सीईओ किसे अपॉइंट किया गया है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ किसे अपॉइंट किया गया है नीति आयोग के? तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, बीबीआर सुब्रमण्यम को नीति आयोग का सीईओ अपॉइंट किया गया है। बढ़िया से आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट, संघ लोक सेवा आयोग। तो संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं, यूपीएससी के जो चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं, मनोज सोनी जी हैं। डॉक्टर मनोज सोनी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तो आपको एक एक फैक्ट अच्छे से याद रखना है। ऐसे ही मैं और आपको बताता हूँ पॉइंट जो परीक्षा में आएंगे ही आएंगे। रेखा शर्मा कौन है? तो रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। ऐसे ही आपको एक और अच्छे से याद रखना है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये भी अभी हाल ही में परीक्षा में पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे, हंसराज गंगाराम अहीर। हंसराज गंगाराम अहीर जो हैं अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ओबीसी आयोग के। ये भी आपको बढ़िया से समझ में आ चुका है। तो ऐसे ही आप हमारे वीडियो को अच्छे से देखते रहें और अपने लोगों में भी शेयर करें अगर आपको पसंद आती है तो ध्यान से देखेंगे कि 7वें वेतन के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं अशोर कुमार माथुर जी हैं। अशोर कुमार माथुर जी 7वें वेतन के आयोग के अध्यक्ष हैं जी। क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा संदेह होगा कि 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष मतलब, तो 7वां वेतन का मतलब है जिस हिसाब से आप आगे चल के जब भर्ती हो जाएंगे, आपकी जॉब लग जाएगी, तो सरकार जो है 7वां वेतन लगाया है। तो 7वें वेतन के तहत क्या होता है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी मिलती है, ज़्यादा आपको इनकम होगी।
जी आपको क्लियर हो चुका होगा अब तो अच्छे से। जीएनपी, जी तो बहुत ही ज़्यादा रिपीट होता ही रहता है प्रश्न, तो आपके एग्जाम में ही पक्का आएगा। तो ध्यान दें, जीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है। जी से होता है ग्रॉस, एन से होता है नेशनल, पी से होता है प्रोडक्ट। तो यहाँ पर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस मतलब होता है सकल, नेशनल मतलब होता है राष्ट्रीय, प्रोडक्ट मतलब होता है उत्पाद। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद इसका पूर्ण रूप हो जाएगा। इससे संबंधित एक डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ जो आपके परीक्षा में आएगी, क्योंकि वो पूछी हुई है, तो ध्यान से सुनेंगे। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यहाँ पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी एक निश्चित समय अवधि के दौरान किसी देश या अन्य राज्य व्यवस्था के उत्पादन के कारकों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल बाजार मूल्य क्या कहलाता है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है, एनएनपी कहलाता है। तो ये उसी से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे। गियासुद्दीन बलबन ने निम्नलिखित में से किस काल में भारत में शासन किया था। तो गियासुद्दीन बलबन ने कब किया था, तो 1266 से 1287 तक। गियासुद्दीन बलबन ने 1266 से 1287 तक क्या किया है, भारत में शासन किया। आगे की ओर बढ़ेंगे। वर्गों में बैठे हुए खो खो खिलाड़ी क्या कहलाते हैं। तो चेसर कहलाते हैं। चेसर कौन कहलाते हैं, खो खो खिलाड़ी कहलाते हैं। आप देखना यहाँ पर मैं कुछ बना रहा हूँ, यहाँ पर लिखा मैंने खो, तो खो में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है, 9 दिख रहा है। तो खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं, 9 खिलाड़ी होते हैं। ऐसे आप याद रखना, खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं, 9 खिलाड़ी होते हैं। देखो टेढ़ा 9 बनना है, 9 बनना है। तो आई होप आपको खो खो वाले खिलाड़ी भी याद हो गए होंगे। मोहिनी अट्टम से संबंधित कौन है। तो मोहिनी अट्टम से संबंधित जो है कनक रेले जी हैं। कनक रेले मोहिनी अट्टम से संबंधित हैं। और मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है, तो मोहिनी अट्टम जो है वो केरल राज्य का नृत्य है। जी रही हमारे सामने, इनको आप समझ गए होंगे। तो ये अपनी कनक रेले जी हैं, कनक रेले जी आपके सामने हैं, ये मोहिनी अट्टम नृत्य से संबंधित हैं। आगे बढ़ेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आयु वर्ग की किन 2 श्रेणियों पर विचार किया गया है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हैं वो 17 से नीचे और 21 से नीचे जो हमारे युवा हैं उनको ध्यान में रखा गया है। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि खेलो इंडिया गेम्स की शुरुआत कब हुई थी। तो खेलो इंडिया गेम्स की शुरुआत 2018 में हुई थी। क्लियर। अब आपको ये ध्यान रखना है कि 2023 में कहाँ पर खेलो इंडिया गेम्स की शुरुआत हुई, कहाँ पर खेले गए, कौन प्रथम स्थान पर रहा। तो आपके सामने यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ खेलो इंडिया के युवा। तो आपके सामने जो रहा है खेलो इंडिया के युवा। अब यहाँ पर अगर बात की जाए खेलो इंडिया का जो 2023 का आयोजन हुआ है वो मध्य प्रदेश और दिल्ली में हुआ। कहाँ कहाँ पर, मध्य प्रदेश और दिल्ली में हुआ है। यहाँ पर आप ये क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं कि ये कौन सा संस्करण था। देखो 2018 में पहला, 19 में दूसरा, ठीक है। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। तो जो 5वां अपना है वो कहाँ पर है, वो अभी हमने आपको बताया मध्य प्रदेश और दिल्ली में। तो यहाँ पर आपको ये क्लियर हो गया होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 भारत सरकार की खेलो इंडिया पहल के तहत प्रमुख प्रोग्राम का 5वां संस्करण है। कौन सा है भाइयों, 5वां। तो 2023 में ये 5वां संस्करण है, जो आपको याद रखना है। कब से कब खेला गया, 30 जनवरी से 11 फरवरी तक। तो 30 जनवरी से 11 फरवरी तक इसका आयोजन हुआ। अब मैं आपको बता दूं कहाँ कहाँ पर हुआ और किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मध्य प्रदेश और नई दिल्ली के 8 शहरों में कुल 11 अलग अलग स्थानों पर हुआ। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि KIYG का फुल फॉर्म क्या है। तो K से हो जाएगा खेलो, I से इंडिया, यूथ गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा हम इसको समझेंगे कि भारत के कितने राज्य, 36 और राज्य थे, 36 और केंद्र शासित सभी को मिला के 5000 से अधिक एथलीटों ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भाग लिया था। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम जानेंगे कि खेलो इंडिया 2023 की पदक तालिका में कौन टॉप पे रहा। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछता ही पूछता है। तो देखेंगे पदक तालिका। तो पदक तालिका में हम बात करें, सबसे पहले नंबर पर महाराष्ट्र रहा। इसने कुल 56 गोल्ड जीते हैं और 55 रजत पद जीते हैं और कांस्य से 50। टोटल आपको याद रखना है,
टोटल कितने जीते हैं? 161। किसने जीते हैं? ये महाराष्ट्र ने जीते हैं। जो आपको क्लियर हो गया होगा, महाराष्ट्र ने 161 पदक जीते। गोल्ड कितने जीते? 56 गोल्ड मेडल जीते। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि महाराष्ट्र ने 56 गोल्ड मेडल और 161 इसने कुल पदक जीते हैं। दूसरे नंबर पे कौन रहा? हरियाणा। आयोजन कहाँ पर हुआ खेलो इंडिया 2023 का? तो एमपी और दिल्ली में हुआ। जी आपको क्लियर हो गया होगा। पहले नंबर पर महाराष्ट्र 56 गोल्ड के साथ टोटल 161 पदक। अगर बात करें दूसरे नंबर पर हरियाणा और मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर रहा। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अब आगे की ओर बढ़ेंगे। राज्य में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति किसकी सलाह पर की जाती है? तो जिस तरह से केंद्र में प्रधानमंत्री की सलाह पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति होती है, उसी प्रकार राज्य में भी मुख्यमंत्री की यहाँ पर सलाह पर राज्य में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होती है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीयक श्रेणी गतिविधि है? तो द्वितीयक श्रेणी की जो गतिविधि है वो कौन सी है? द्वितीयक क्षेत्र की विनिर्माण, जैसे कि कंपनियां, उद्योग वगैरह। मान लीजिए आपने गन्ना उपजाया, गन्ना जो है वो कृषि के अंतर्गत आता है, फसल मान लीजिए उसको, तो वो प्राथमिक क्षेत्र हो गया। अब उसको आप कंपनी में लाए तो वो क्या हो जाएगा? द्वितीयक क्षेत्र हो जाएगा। उसका आपने विनिर्माण किया, मतलब शक्कर बना ली उससे, गन्ने से, तो ये क्या कर दिया आपने? उसका विनिर्माण कर दिया। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही हम आगे की ओर बढ़ते हैं। सतलुज नदी घाटी में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए कौन सी परियोजना बनाई गई है? तो ये आपको बता दूं, पंजाब में बनाई गई है भाखड़ा नागल परियोजना। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। इसके साथ मैं 3 पॉइंट और बता दूं जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, तो ध्यान से सुनना आप। तो देखिए ध्यान से, नागार्जुन, अर्जुन ने क्या कर दिया? अर्जुन ने अंधा कर दिया, तो नागार्जुन हो जाएगा। अर्जुन ने, कृष्ण ने, ऐसे आप देखो सीधी सी सिंपल ट्रिक बता देता हूँ, आप याद रख लेंगे आराम से। कृष्ण ने अर्जुन को अंधा कर दिया, कृष्ण ने अर्जुन को अंधा कर दिया, तो यहाँ से कृष्ण हो जाएगा कृष्णा नदी। ठीक है, कृष्णा नदी हो जाएगा। तो कृष्णा नदी पर आपको नागार्जुन बांध मिलेगा। कृष्णा नदी पर आपको नागार्जुन बांध मिल जाएगा, कृष्णा नदी पर। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि यह किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में नागार्जुन परियोजना है। ऐसी हीराकुंड दुनिया का सबसे लंबा बांध 25.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है, हीराकुंड बांध की। उड़ीसा में है, आपको याद रखना है, महानदी पर बना हुआ है। कई बार परीक्षा में पूछा गया, आगे भी आएगा। 100% दिमाग में Ctrl+S दबा के सेव कर लीजिए। ऐसे ही सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है, जो आपको याद रखना है, अहमदाबाद के पास, गुजरात। मतलब आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, तो मैं आपको रिपीट करा देता हूँ। पहला नागार्जुन सागर परियोजना जो कि आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा नदी पर। हीराकुंड बांध दुनिया का सबसे लंबा बांध 25.8 किलोमीटर, महानदी पर, उड़ीसा में। भाखड़ा नागल परियोजना पंजाब में, सतलुज नदी पर। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर, गुजरात में। आपको ये चारों अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार केरल में राजा महाबली की याद में मनाया जाता है? महाबली की याद में ओणम त्यौहार मनाया जाता है। जी आपको क्लियर हो गया होगा, ओणम। केरल के महाबली की याद में, राजा महाबली की याद में ओणम, मतलब केले के पत्ते आप ओढ़ लीजिए तो महाबली आपके अंदर समा जाएंगे, उनकी याद आने लगेगी आपको। तो इस तरह से आप याद कर लेना। असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी डैश में शुरू हुआ था। तो असहयोग आंदोलन गांधी जी ने कहा था, आपको याद हो तो, मैं कहा था उन्होंने कि भारतीयों के सहयोग से ही अंग्रेजों ने भारत में अपनी सत्ता स्थापित की है। अगर आप लोग उनका सहयोग करना बंद कर दें तो जो फिरंगी है ना, जो कभी के भारत भाग जाएंगे। तो आप लोग इनका बिल्कुल सहयोग ना करें, इसलिए हम असहयोग आंदोलन शुरू कर रहे हैं, साथ ही साथ खिलाफत आंदोलन भी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1921 में असहयोग और खिलाफत आंदोलन जनवरी में शुरू हुआ था। आपको ये क्लियर हो गया होगा। कहानी भी मेरी याद रखना। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर किस तकनीक का प्रयोग करके हजारों किलोमीटर की दूरी पर बैठे मरीज जो होते हैं ना, पेशेंट, उनको सलाह देने के लिए कार्य करते हैं? तो टेलीमेडिसिन। आपको सीधा सा अलग ही क्लियर हो जाएगा। फिर पॉइंटे कुछ नहीं, कॉमर्स कुछ नहीं होगा, सेलिंग कुछ नहीं होगा, तो आप आराम से लगा देंगे इजीली। टेलीमेडिसिन बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तत्कालीन कृषि मंत्री, तत्कालीन बात कर रहा है, कृषि मंत्री हरित क्रांति के तहत
भारत में नई कृषि प्रौद्योगिकी लाने वाले एक प्रमुख व्यक्ति थे। तत्कालीन बात कर रहा है, कई बच्चे देखते ही लड्डू हो जाएंगे, एम एस स्वामीनाथन ठोक देंगे, इसलिए एम एस स्वामीनाथन बिल्कुल गलत उत्तर होगा। उत्तर अपना क्या होगा, सी सुब्रमण्यम, जी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा सी सुब्रमण्यम। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ध्यान रखना है, हरित क्रांति के जनक हैं एम एस स्वामीनाथन, जी ध्यान रखना। नई कृषि प्रौद्योगिकी लाने का इनको सोर्स नहीं दिया गया है, सोर्स नहीं दिया गया है, जी ध्यान रखना। वो किसको दिया गया है, तत्कालीन कृषि मंत्री सी सुब्रमण्यम को दिया गया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। टाटा बिरला का आपने नाम सुना होगा, उसी संबंधित आपके स्क्रीन के सामने एक प्रश्न आ चुका है। 1944 में विभिन्न उद्योगपति एक साथ जुड़े और भारत में एक नियोजित अर्थव्यवस्था स्थापित करने के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया। यह डैश योजना के नाम से प्रसिद्ध है। तो बॉम्बे योजना के नाम से ये प्रसिद्ध है, बहुत ही फेमस था तो उस समय 1944 के समय। प्राकृतिक गैस के ज्वलन पर कौन सी गैस मुक्त होती है, तो जैसे अपन सीएनजी जलाते हैं तो उससे कौन सी गैस रिड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। जो आपको क्लियर हो गया होगा। आगे की ओर बढ़ेंगे। जानकी प्रसाद का संबंध कथक के किस घराने से है। तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कथक कहाँ का नृत्य है शास्त्रीय, तो आप कहेंगे उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है, उत्तर भारत का, नॉर्थ इंडिया का। तो अगर बात की जाए किस घराने से जानकी प्रसाद हैं, तो बनारस घराना, उत्तर प्रदेश। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा फटाक से, लक्षद्वीप। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान रखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश तो लक्षद्वीप हो जाएगा। यहाँ पर मैं 3 फैक्ट और बता दूं आपको, तो ध्यान से उनको याद रखना और परीक्षा में 100% छपेंगे, तो ध्यान से सुनिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश तो लक्षद्वीप हो गया, और लक्षद्वीप ही जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। तो ध्यान रखना, जनसंख्या की दृष्टि से भी और साथ ही साथ क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। अगर मैं और यहाँ पर 2 क्वेश्चन की बात करूँ कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, क्या बोला मैंने, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो उस आपका उत्तर क्या हो जाएगा, लद्दाख। आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लद्दाख सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। अगर मैं बात करूं कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, मैंने कहा पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन तो आपको पता ही है, सुभाष चंद्र बोस का आपका नारा याद आ जाएगा, दिल्ली चलो। तो दिल्ली में आप समझ जाएंगे कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या है और दिल्ली एक क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। यहाँ पर मैंने एक और आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता दिया तो आपको याद हो गया होगा। हम यहाँ पर देखेंगे ये रहा लद्दाख। लद्दाख में कितनी सुंदर रोड हैं आपको दिख रही होंगी और पहाड़ी क्षेत्र भी है, अपने भारत का शीर्ष भी है। आपको क्लियर हो गया होगा। आपको हमारी करंट अफेयर बढ़िया से पसंद आ रही हुई आशा करूंगा। तो हमारे चैनल को आप जल्दी से आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लें नहीं किया है तो। और जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया, फटाक से लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों से, दोस्तों वगैरह में शेयर कीजिए। और वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करना क्योंकि ये आपके लिए बहुत उपयोगी है, पूरा अच्छे से ध्यान से देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रियायती मूल्यों पर खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान करता है। ये तो इतना इजी क्वेश्चन है। कह रहा है ग्रामीण और क्षेत्र जो शहरी क्षेत्र होते हैं उसमें रियायती मूल्यों पर, रियायती मतलब होता है जितनी कम से कम हो सके, क्या देता है आपको, खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुएं देता है। जैसे कि गेहूँ, चावल, नमक, ये सारी चीज़ें मिलती हैं कि नहीं। तो आप देखेंगे कि इसको क्या बोला जाता है, इसे कहते हैं राशन। राशन बट रहा है। तो आप लोग तो हर महीने जाते हैं, वहाँ पे लिखा भी रहता है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। आप जब भी जाएं जो भी व्यक्ति राशन लेने के लिए तो वहाँ पर ये स्पष्ट लिखा रहता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मतलब पब्लिक के लिए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाया जाता है। वहाँ पर ये चीज़ आपको मिल जाएगी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। आपको ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से क्वेश्चन। नेक्स्ट की ओर देखेंगे, सरकार के संसदीय स्वरूप को डैश मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। जो सरकार है उसका संसदीय स्वरूप जो होता है संसद के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, उसे वेस्ट मिनिस्टर बोलते हैं, वेस्ट मिनिस्टर बोला जाता है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता पर काबिज होने के लिए एक साथ आने वाले लोगों के समूह को डैश कहा जाता है। तो सिंपल है, चुनाव लड़ना है, सत्ता में आना है तो वो क्या कहलाएगा, राजनीतिक दल कहलाएगा। जैसे कि अभी केंद्र में कौन सी सरकार है, तो बीजेपी की सरकार है। ये आपको याद रखना है।
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना डैश द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई थी। कब की गई थी? 5वीं शताब्दी में, मतलब 400 से 500 ईसा पूर्व के बीच में की गई थी। तो किसने की थी? कुमारगुप्त ने की थी। हम भाई इसके बारे में कोई भी चीज़ छोड़ नहीं सकते, तो मैं आपको इसकी डिटेल बताऊंगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न आएगा, आप ध्यान रखना। जैसे नालंदा विश्वविद्यालय है, ऐसे ही आपको और बताऊंगा मैं अभी इसके वीडियो में ही, तो ध्यान से आप देखते रहना। एक एक पॉइंट को देख लेते हैं। कुमारगुप्त ने 5वीं शताब्दी ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। जी आपको क्लियर हो गया होगा। गुप्त वंश के जो कुमारगुप्त है ना, किस वंश से संबंधित थे? तो ये आपको याद रखना है, गुप्त वंश के। कुमारगुप्त जो हैं गुप्त वंश से संबंधित हैं, ये आपको याद रखना है। कब की थी? तो मैंने अभी बताया आपको 400 से 500 ईसा पूर्व में नालंदा की यहाँ पर स्थापना की थी। एक बहुत ही ज़्यादा परीक्षा में छपने वाला प्रश्न, आपको Ctrl+S दबा के ब्रेन में सेव कर लेना है। कौन सा चीनी तीर्थयात्री हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था? तो ध्यान रखना, तो आपको हुएंग त्सांग याद रखना है। हुएंग त्सांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। हर्षवर्धन के ऊपर लिखी पुस्तक हर्षचरित्र बाणभट्ट ने लिखी है। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ये भी मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ा दिया है, तो इसको आप ध्यान रखना, आगे भी आएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट चीज़ मैं लेके आया हूँ और भी वो भी ध्यान रखें। नालंदा विश्वविद्यालय का विस्तृत विवरण किसने किया था? तो विस्तृत विवरण जो किया था चीनी तीर्थयात्री हुएंग त्सांग ने किया था हर्षवर्धन के शासनकाल में, जब वो आया था। ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम देखेंगे धर्मपाल के बारे में। यहाँ से भी बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है। नालंदा विश्वविद्यालय ध्यान रखना आप, बिहार में है। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? बिहार में। ऐसे ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, वो भी बिहार में है। आपको ये ध्यान रखना है। धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया और उन्होंने क्या किया? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? धर्मपाल ने की। ये आपको अच्छे से याद रखना है। और ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? बिहार में, भागलपुर जिले में है। याद रखना आप अच्छे से, ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा आपसे आगे। अब आगे की ओर चलेंगे। डैश सेक्टर में शामिल लोग प्राथमिक सामग्री को संसाधित करते हैं, उसे तैयार माल को परिवर्तित कहा जाता है। हमने आपको गन्ना का उदाहरण दिया था। गन्ना जब उपजता है तो प्राथमिक क्षेत्र कृषि में आ जाता है, फसल में आ जाता है, फिर उसको क्या करते हैं? तैयार करते हैं, तो तैयार माल में परिवर्तित कर देते हैं। तो वो द्वितीयक क्षेत्र होता है, वो सेकेंडरी सेक्टर होता है। तो सेकेंडरी सेक्टर में लोग क्या करते हैं? प्राथमिक सामग्री को संसाधित करते हैं, क्लियर, और तैयार हो जाता है माल, तो वो द्वितीयक क्षेत्र कहलाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। गणगौर महोत्सव देवी डैश के सम्मान में अधिकांशतः राजस्थान की महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। तो किसके सम्मान में? पार्वती के सम्मान में। गणगौर महोत्सव देवी कहाँ पर मनाया जाता है? राजस्थान में। किन के द्वारा? महिलाओं के द्वारा। और किसकी इसमें सम्मान देते हैं? पार्वती जी को सम्मान देते हैं। जी आपके स्क्रीन के सामने रहा गणगौर पूजन। इस तरह से इनका पूजन किया जाता है। जे पार्वती जी हो गई इस तरह से सुंदर सुंदर गुड्डा गुड़िया की पूजा की जाती है। आपको ये दिख रहा होगा, आप भी देखना कभी पूजा होते हुए। एलिनो एक ऐसी घटना है जिसमें हर 2 साल से 5 साल में तट से गुजरने वाली ठंडी धारा के स्थान पर गर्म महासागरीय धारा बहती है। तो हर 2 साल या 5 साल में ठंडी की जगह गर्म बहती है, तो वो कौन सी हो जाएगी? पेरू। और पेरू कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में है। ये आपको याद रखना है, दक्षिण अमेरिका में पेरू है। तो वहाँ पर एल नीनो एक ऐसी घटना है जहाँ 2 से 5 साल में ठंडी धारा की जगह गर्म महासागरीय धारा बहती है, वो जो कि पेरू। पेरू भी दक्षिण अमेरिका में, चिली भी, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, ये चारों के चारों शहर कहाँ पर हैं? और वो दक्षिण अमेरिका में। आप यहाँ रखना। आगे बढ़ते हैं। 1905 में बंगाल के विभाजन के लिए अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य तर्क प्रस्तुत किया गया था? तो जो मुख्य तर्क था अंग्रेजों द्वारा वो था प्रशासनिक सुविधा। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। इस समय कौन था? तो कर्जन था।
1905 में करजन के समय 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, तो वायसराय करजन था, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, और उससे पहले मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। आशा करूँगा कि आपको हमारे सारे क्वेश्चन आपको बढ़िया लगे होंगे, तो आप हमारी वीडियो को जल्दी से लाइक कर लीजिए। जिन भाइयों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप हमारी वीडियो शेयर करें, जिससे कि आपके प्रति हमारा प्यार बढ़ेगा और हम आपको ऐसी प्रकार की वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।